कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो शो जिसमें दिन के बड़े राजनीतिक मुद्दों की गूंज होती है। और आज हम बता सकते हैं आपको 125 दिन रह गए हैं अगले प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ लेने। सिर्फ 125 दिन। सियासी घमासान भी तेज है और आज राहुल गांधी ने सियासी गलियारों में जोरदार दस्तक दी। एआईसीसी में उनके भाषण की चर्चा हो रही है। अब हम नहीं जानते कि उनके भाषण का नतीजा है या नहीं, मगर सियासी पारा जहां चढ़ रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली में जोरदार बारिश हुई, जिससे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि पारा जो है दिल्ली का और लुढ़क सकता है। मगर सियासी गर्मी जो है वो बढ़ गई है राहुल गांधी के इस भाषण के बाद। आज उनके आलोचकों ने भी कई मायनों में उनके इस भाषण से को सकते में लाग दिया उन्हें। जी हां, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कैसे जीत मिलेगी, इस सवाल का जवाब आज राहुल के भाषण में मिला। राहुल ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बल्कि जीत के मंत्र भी दिए। आइए देखते हैं राहुल के जीत के 6 मंत्र। महंगाई की बात, यहां हमें कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं। पहले भी मैंने आपसे बात की है और आपने आश्वासन दिया है कि आप महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे, एपीएमसी से सब्जियों को डीलिंग करोगे। वो काम शुरू है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशों में आप देखना, जनता को फायदा होगा। मैंने आपसे भ्रष्टाचार की बात की, लोकपाल बिल लाए, आरटीआई लाए, 6 बिल है पार्लियामेंट में, पूरा दम लगा दो, पास करवाना है, हिंदुस्तान के लिए पास कराना है। और मैं आपको बता दूं, विपक्ष के लोग नहीं करना चाहते। जब भी हम ये बात उठाते हैं उस साइड से शांति होती है, कुछ सुनाई नहीं देता है। ये नहीं कराना चाहते हैं। खड़े हो जाओ, लड़ जाओ, इन 6 बिलों को आप पास करो। 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए। हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लोकसभा के चुनाव में, पूरे देश में हम आपसे पूछकर, कार्यकर्ताओं से पूछकर, प्रधानों से पूछकर, वर्कर्स से पूछकर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से पूछकर डायरेक्टली कैंडिडेट चुनेंगे। 50% इस देश का पॉपुलेशन महिला है और मैं चाहता हूं कि आधा कमरा महिलाओं से भरा हो। और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन की बात चल रही है वो पूरी हो। और मैं चाहता हूं, अच्छा सुनो, कांग्रेस पार्टी में जहां भी प्रदेशों में सरकार है, आने वाले समय में 50% में महिलाएं चीफ मिनिस्टर होंगी। पहले मैनिफेस्टो बंद कमरों में बनता था, 3-4 लोग मैनिफेस्टो को बनाते थे। क्या आपसे पूछा जाता था? नहीं। अब हम कार्यकर्ता से, आम जनता से, एनजीओ से, सबसे पूछकर अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। और जो आप हमें बताओगे वो मैनिफेस्टो में जाएगा, और जो मैनिफेस्टो में जाएगा वो सरकार करके दिखाएगी। तो आपको बता दें, शो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही के अलावा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं रामेश्वर चौरसिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से फैजल वारसी। रामेश्वर चौरसिया साहब, कहा जा रहा है कि एक बेशक देरी से दी गई स्पीच, मगर एक ईमानदार स्पीच, एक असरदार स्पीच, जिसकी गूंज जो है, जिसने वापस राहुल गांधी को गेम में ला दिया है। क्या कहेंगे आप? अगर ऐसा देश की जनता मान ले तो कि राहुल गांधी को वापस ला, क्यों लाएगी? 10 साल तक तो ये चुप बैठे रहे। 10 साल तक जो इन्होंने किया उसका बताना चाहिए था हमने क्या किया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है
एक स्पीच में एक लाइन और इनका था कि हमने मार्केटिंग नहीं थी। किस चीज की मार्केटिंग करते? CWG की मार्केटिंग करते, कि आदर्श घोटाले की करते, कि VVIP हेलीकॉप्टर की करते, कि महंगाई की करते, भ्रष्टाचार की करते। आप अभी दिखा रहे थे 12 सिलेंडर। साहब, जब अटल जी की सरकार थी 2004 में हमने छोड़ा तो 244 रुपये का खुले बाजार में सिलेंडर मिलता था। अब 12 कर दो कि 15 कर दो, दाम तो 1200 भी है। 100 दिन में महंगाई कम करने की, क्या राहुल गांधी जी उस समय MP नहीं थे जब ये डिक्लेयर किए थे कि 100 गांधी में महंगाई कम करेंगे? आज तक इन्होंने महंगाई पर तो कभी पार्लियामेंट में भाषण नहीं दिया, आज तक इन्होंने भ्रष्टाचार पर बोला नहीं। अब समय जब चूक गए हैं, अब देश की जनता नकार चुकी है, तो ये फिर लोक लुभावने वादे करेंगे। सही बात है, चुनाव में जाना है, करते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि 66 साल में 56 साल राज किए, पिछले 10 साल से जो इकोनॉमिक हालात देश की आपने की है, उसके लिए जनता आपको माफ नहीं करेगी। रामेश्वर जी, देश की बदनामी दुनिया में भी हुई है। रामेश्वर जी, आप मानेंगे इस बात को, मानेंगे आप इस बात को कि आज जो उनका भाषण था उसमें बेवजह की तलखी नहीं थी, किसी को जलील नहीं किया गया। उन्होंने आपकी आलोचना भी की, यानी कि विपक्ष की आलोचना भी की, तो बहुत ही सही अंदाज में की। उन्होंने तलखी का इस्तेमाल नहीं किया। और 12 सिलेंडर की बात हो या तमाम बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, आखिरी 3 महीने गेम क्यों नहीं पलट सकता यहां से? देखिए अभिसार जी, आखिरी 3 महीने नहीं, 1 साल में भी गेम नहीं अब पलट सकता, क्योंकि 9-10 साल से तो इन्होंने ही चलाया ना। ये जो आज कर रहे हैं, ये ऐसा काम किए होते कि देश की जनता इनके बारे में बोलती। अब आजकल एक फैशन बन गया है, बताओ तो चोर अपने को कभी चोर बोलता है? ईमानदार ईमानदार बोलता है? अरे जनता को बोलते दो, लोकतंत्र में जनता मालिक है। आज गांव के लोग परेशान है महंगाई से, शहर के लोग महंगाई से परेशान है, का भ्रष्टाचार से परेशान है, ये दुनिया देख रही है, तो किस चीज को ही छुपाएंगे? भाषण देने से, 9 के 12 सिलेंडर करने से जनता इनके पास आ जाएगी। देखिए, ये हारी हुई बाजी खेल रहे हैं, इनको भी हारी हुई बाजी खेल रहे हैं, हारी हुई बाजी खेल रहे हैं। जैसा कि बीजेपी के नेता हमें बता रहे हैं, चौरसिया साहब, हम इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का, उनसे भी हम राय जानेंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से फैजल वारसी हैं। फैजल साहब, आप मानेंगे कि आज की जो ये भाषण है उसकी गूंज उत्तर प्रदेश में सुनाई देगी, जो सही मायने में किसी भी राजनीतिक दल को अगर सत्ता पर कब्जा जमाना है तो उत्तर प्रदेश में जोरदार दस्तक देनी होगी? देखिए, बहुत लेट हो चुका है। अब राहुल जी ने, अब 10 साल से उन्हें सारी बातें याद नहीं आई। आज वो 9 सिलेंडर और 12 सिलेंडर की बात कर रहे हैं। महिलाओं को 12 सिलेंडर देंगे, अब 20 भी देंगे तो इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग उतनी ऑक्सीजन देते हैं जितना इंसान ज़िंदा रह सके। और ये पेड़ भी लगाते हैं, उसको पानी भी देते हैं, मगर समय समय पर ये सिद्धांत रहा है कांग्रेस पार्टी का कि उस पेड़ को ये हिलाते रहते हैं, जड़ नहीं पकड़ने देते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई इतने घोटाले आप देख लीजिए, CWF, CWG, कोल, कितनी चीज़ें इनके पिछले 10 साल में हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब बातें पहले करने का वक्त था। पहले अगर भाषण देना था या कुछ करना था, पहले कुछ बोले होते। मैनिफेस्टो जनता से पहले पूछ के क्यों नहीं बनाया, अब बनाने की बात करते हैं। तो इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि अब चुनाव का समय है, चुनावी वादे हैं, और जनता से पूछ के बनाना बहुत मुश्किल है मैनिफेस्टो, क्योंकि जनता ऐसी ऐसी चीजें उसमें बता देगी, ऐसी ऐसी चीजें करने को बोलेगी जो नामुमकिन है और ये कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। जी विजय, यानी कि हमारे दोनों विपक्षी दलों से स्पष्ट हो गया है कि बहुत देर कर दी, चाहे बात उन्होंने जो भी कही है। दरअसल विजय, राहुल गांधी के पास कई मौके थे। अन्ना आंदोलन के दौरान वो चाहते तो मंच पर जा सकते थे, अपना एक मुकाम बना सकते थे। निर्भया के दौरान वो सक्रिय भूमिका निभा सकते थे, मगर हमेशा उस वक्त पर्दे के पीछे या सामने उभर कर नहीं आए। तो आज जो भी उन्होंने कहा, चाहे वो जितना भी असरदार रहा हो, बावजूद उसके बहुत देर हो गई अब। हाँ जी हाँ, लगता तो यही है कि देर हो गई है, लेकिन इसका क्या चुनावी फायदा कितना उठा पाएंगे, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर इनको फायदा मिल सकता है, कांग्रेस शायद ये उम्मीद कर रही होगी। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी पर आम आदमी पार्टी का मुझे लगता है ज्यादा इफेक्ट हुआ, तभी वो कह रहे हैं कि चुनावी घोषणा पत्र होगा, जनता की राय से लिया जाएगा। जहां तक देरी की बात है, सबसे बड़ी देरी मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने तब की जब पिछले साल नवंबर में राज्यसभा से की जो स्टैंडिंग कमेटी ने लोकपाल पर अपनी रिपोर्ट दे दी थी, तो वो पिछले साल उसको वो पास करा सकते थे। अगर ये बात जयराम रमेश ने भी उठाई थी, वो पास करा दे तो कुल मिलाकर जो अरविंद केजरीवाल है उनकी जो कोई धार है वो कुछ कुंद होती। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो 6 और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो 6 और बिल अटके हुए हैं अलग अलग, कोई लोकसभा में कोई राज्यसभा में, उन बिलों को पास कराने के लिए राहुल गांधी को थोड़ी गंभीरता से काम करना चाहिए था। और
मुझे लगता है राहुल गांधी से ज्यादा दोषी उनके सलाहकार हैं, जो उनको ठीक ढंग से शायद सलाह नहीं दे पाए, क्योंकि एपीएमसी एक्ट जिसमें संशोधन की बात वो अब कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, जिसमें फलों और सब्जियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, जिससे उनको वो सस्ता कर सकें, तो ये काम 1 साल 2 साल 3 साल पहले भी हो सकता था। एफडीआई का जो विदेशी किराना स्टोर में एफडीआई है, उसके लिए तो जरूरी शर्त भी है कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन हो। तो ये सब मुझे लगता है ये कुछ चीजें हैं जो देर कर दी। 6 सिलेंडर जब का कैप लगाया गया था तभी कहा गया था ये कम है, 9 या 12 किया जाए, तो ये काम उस समय भी अगर इनके रणनीतिकार बताते। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग अलसाते रहे, सोते रहे। इनको लगता है महंगाई भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहने वाला नहीं है। इनको लगा कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी को लेकर खींचतान चलती रहेगी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, और इनको ये कभी सपने में भी गुमान नहीं था कि आम आदमी पार्टी जैसी एक पार्टी आकर दिल्ली में सत्ता पर यानी कि दूरदर्शिता की पूरी तरह से कमी दिखाई दी, एक किस्म का आलस दिखाई दिया उनकी पूरी रणनीति में, उनके सलाहकारों में, और कहीं ना कहीं अगर किसी को फायर करना चाहिए तो उनके सलाहकारों का। चौरसिया साहब, आपको मैं लेके आना चाहूंगा। मेरे ख्याल से जो एक उन्होंने आलोचना की थी विपक्ष की कि आप गंजों को, बीजेपी पर एक तरह से सीधा आरोप लगाया कि गंजों को कंघी करना, गंजों को हेयर कट करना, वार तो माकूल था, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं तो आरोप भी नहीं लगाता अभिसार जी, आरोप का मामला नहीं। हम कहेंगे तो कहेंगे हम अपोजिशन वाले आरोप लगाते हैं। मैं तो सीधा पूछता हूं, विद्रोही जी बैठे हैं, क्या ये नहीं होना चाहिए था कि 10 साल में क्या किए उपलब्धियां बताते? ये किसको सुना रहे हैं? हमें ये करना है, वो न करना है, राजीव गांधी हमें ये करना है। अरे किसको भैया, करने के लिए तो आप ही थे, सरकार आपकी थी। आज बोल रहे ये करना चाहिए, मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए, तो 10 साल क्या कर रहे थे आप? करके कुछ बताते तो। आपने जो किया है उसकी मार्केटिंग लोकतंत्र में जनता कर देती है, आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि जनता जब आपकी बड़ाई करती, अब आप आ रहे हैं उसी फुटिंग में। सही बोला, उनके रणनीतिकार वो तो देखते हैं पन्ना पढ़ के, आरोप के भाव को समझिए चौरसिया साहब। उनके आरोप का भाव यह है कि नरेंद्र मोदी कुछ और नहीं, मार्केटिंग है। देखो अभिसार जी, अगर आप बात मान भी ले तो मार्केटिंग तो उसी चीज की होगी ना जो आप प्रोड्यूस करेंगे, जो जनता को परोसेंगे। तो अगर जनता के सामने सही चीजें आपने पेश की तो मार्केटिंग कर सकते हैं। वही मैं आपको बोला, जनता के सामने क्या मार्केटिंग करेंगे? महंगाई की 244 में सिलेंडर मिलता था, 1200 में उसकी करेंगे। ग्रोथ रेट अटल जी के समय 8.4 था जब हम छोड़े थे, अब 4.5 है, उसकी मार्केटिंग। 2004 में 244 रुपए सिलेंडर था, तो ये भी बता दीजिए 1999 में जब आप पहली बार सत्ता में आए थे तब कितने का सिलेंडर था? 5 साल में आपके समय कितना सिलेंडर महंगा हुआ था? ठीक है, ठीक, आपकी बात मान लिया, बिल्कुल 100 कुछ था, अगर मुझे ध्यान है। आप सही बोल रहे हैं, उस समय भी 200 के आसपास था। हाँ विद्रोही जी सुन रहे, ठीक है, वो बात सही है, एक प्रोपोर्शन में बढ़ा था। लेकिन अभी क्या हुआ है, 10 सालों में कितने गुना बढ़ा है? आप बात बोले, मैं उस पर आता हूं। सिलेंडर धीरे धीरे बढ़ता था, महंगाई बढ़ी थी। अटल जी के समय भी इन्फ्लेशन 4% था, पूरी दुनिया में 3 से 4% है। आज हिंदुस्तान में डबल डिजिट में है। ये इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर को ये दिखता नहीं था, राहुल गांधी को ये दिखता नहीं था कि देश कहां जा रहा है। जब आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप एक्सपोर्ट पर निर्भर करोगे हर चीज के लिए, इंपोर्ट खत्म होगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका खराब होगा। मैं एक सवाल सिर्फ पूछता हूं कि अगर गुजरात में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 15% है 15 सालों से, तो आपका नेगेटिव क्यों जा रहा है? आपने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आप तो हर समय लोक लुभावने वादों के साथ चुनाव के पहले आएंगे, और देश की आप एक बड़ी पार्टी है। चौरसिया साहब, आरोप तो यही लगता रहता है ना, आजादी की लड़ाई के बाद आपकी सरकार बनी थी। कौन कैसे चीजों को हार्ड सेल कर रहा है? अब गुजरात मॉडल के बारे में भी 2 मुख्तलिफ राय है, मगर आपको नहीं लगता आज जब राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, मैं फिर से अपने पहले सवाल पे आपसे जानना चाहूंगा, उन्होंने किसी के बारे में बहुत ही जिसे कहते हैं इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने अपना बिल्कुल टारगेट पे बात कही। और यह चीज हम अक्सर नरेंद्र मोदी के भाव में मिस करते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है नवाज शरीफ, तुम ऐसे क्यों हो। वो जो एक तलखी हमें नरेंद्र मोदी के लहजे में महसूस होती है, वो राहुल गांधी के लहजे में नहीं थी। और यही वजह है संभवतः आज इस स्पीच के जरिए वो नरेंद्र मोदी पर भारी साबित हुए। क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे? अभिसार जी,
जब आपको आतंकवाद के खिलाफ संदेश देना पड़ेगा तो आपको इसी लहजे में बात करनी पड़ेगी। आप हर चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। अब किस चीज में उनकी तलखी होगी, देश की जनता क्यों नकारी, राहुल गांधी जी को पता है, उनके इंटरनल सर्वे में भी पता है। आखिर बोलने को कुछ बचा हो तो वो बोले। आप भाषण की बात छोड़ दीजिए, तलखी की बात भी छोड़ दीजिए। जनता ये सब तलखी और भाषण और हिप्नोटाइज करने से नहीं चलता है ये लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता का भरोसा जीतना पड़ता है। आप कह सकते हैं हमारे गुजरात में बहुत कमियां हो सकती है, मध्य प्रदेश में, फिर भी जनता ने 2/3 बहुमत से हर जगह हमको लाया। तो चौरसिया जी, एक छोटा सा सवाल मेरा है आपसे। चौरसिया जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे। राहुल गांधी ने कम से कम 2-3 बातें कही, एक रोड मैप अपनी तरफ से आगे पेश करने की कोशिश की कि एपीएमसी एक्ट में कांग्रेस शासित राज्यों में संशोधन हो, सिलेंडर उन्होंने कहा कि चलो 12 कर दिए जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का ऐसा कोई रोड मैप हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया कि आपकी पार्टी सत्ता में आई तो कैसे महंगाई कम होगी, सिलेंडरों का कैप कितने का होगा, यह आपकी पार्टी का अभी रोड मैप हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखिए विजय विद्रोही जी, ये रोड मैप आपको दिखाई देगा, हर प्रदेश में हमारा रोड मैप है, चल रहा है। जब केंद्र में आए तो हमारा 6 साल रोड मैप आपने देखा था, और रोड मैप इस तरह था कि जो विकास कांग्रेस 40 साल में सोच नहीं सकती थी वो हमने करके दिखाया। 4 लेन की कल्पना वो नहीं कर सकती थी, रोज 15 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 2 रोड मैप है। समय पर आपको रोड मैप हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा। ऐसा नहीं कि हम नई पार्टी, हमने 6 साल चला करके दिखाया है। आपकी बात सच है। अब हम रोज इसको तो बोलेंगे नहीं, जनता देख रही है, रोज नए नए मुद्दे आते हैं। उतना ही नहीं, पूरे गांवों में बिजली लगे ये हमने ही कल्पना की थी, मोबाइल हमने ही सस्ता किया था। ऐसा नहीं कि नहीं है रोड मैप, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, जब आप आते हैं तो उसको डिलीवर करके दिखाइए। मैं नहीं कहता हूं कांग्रेस के पास पहले से रोड मैप नहीं है। अरे देश के इकोनॉमी का एक रोड मैप होना चाहिए। पार्टी की बात छोड़ दीजिए, देश कैसे सस्टेनेबल ढंग से इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इसका एक रोड मैप होना चाहिए। ये है और हमने करके दिखाया है। फैजल लेकिन वो लिमिट में होगा। फैजल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके भाव से लगा कि लेट हो गया, मगर आप अगर स्पीच के अपने मेरिट्स को देखें तो क्या आपको लगता है कि राहुल काफी हद तक अपने टारगेट ऑडियंस पर प्रभाव डालने में कामयाब रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा कि बहुत लेट हो चुका है इन सब चीज़ों के लिए। राहुल जी पहले क्यों आगे नहीं आए? जब दिल्ली गैंगरेप हुआ, अन्ना मूवमेंट और बहुत सारी चीज़ें, तब उनको आगे आना चाहिए था और कुछ कहना चाहिए था देश के लिए और कोई और अच्छी बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो बिल्कुल बैकफुट पे रहे। अब उन्होंने ये भी कहा कि 50% सीएम महिला होंगी। अभी भी आज जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कितनी भागीदारी दी है महिलाओं को। ये उन्होंने सिर्फ महिलाओं को लुभाने के लिए, खुश करने के लिए बात कही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये महिलाएं भी भली बात, तो महिला आरक्षण की बात भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी ने अड़ंगा डाला हुआ है ना सर। हमारी पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको भी सुन रहे हैं और बीजेपी से हमारे दोस्त बैठे हैं, इनको भी सुन रहे हैं। हमारी सरकार बनी तो आप लोग सिलेंडर के लिए लड़िए, हम सिलेंडर ही 170 रुपए का करवा देंगे नेताजी से कहके, झगड़ा ही खत्म करा देंगे और अनलिमिटेड करा देंगे। जितने परिवारों को जितनी गैस चाहिए उतनी मिलेगी, जैसे पहला चलता आता था। विजय, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को कॉपीराइट का मुकदमा दायर करना चाहिए आज राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि प्रभाव बहुत जोरों का दिखा उनके पूरे भाषण में आम आदमी पार्टी की राजनीति का। देखिए, दोनों पार्टियों में यही हालत है। कांग्रेस में तो चलो खुलकर उन्होंने स्वीकार कर लिया, राहुल गांधी ने पहले भी स्वीकार किया कि आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है, उनके भाषण में भी देखा। लेकिन बीजेपी में भी अंदर खाने बहुत से नेता ये बात करने लगे हैं। कल ही जो अंदरूनी सूत्रों से पता लगा कि नरेंद्र मोदी ने भी बैठक में कहा कि हमें आम आदमी के हिसाब से प्रोग्राम बनाना है। आम आदमी के क्या सोचता है, आम आदमी की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जा सकता है, उन चीजों को लेकर आगे बात करनी है। तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव, चाहे बीजेपी छुपा रही हो, आम आदमी पार्टी का प्रभाव वहां भी दिखाई देता है। रामेश्वर जी, डर है आम आदमी पार्टी का जिसका प्रभाव राहुल पर दिखा? हाँ। सुनिए अभिसार जी, एक तो चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ये हमारे सज्जन भी बैठे हैं, ये भी आम आदमी है, आम आदमी के वोट से हम लोग भी आए हैं। मुझे नहीं समझ आम आदमी किसको बोलते हैं। और विजय विद्रोही जी, आपको बता दूं, कल मैं भी मीटिंग में था, नरेंद्र मोदी जी ने तो एक शब्द बोला ही नहीं। कल उनका स्पीच कल होने वाला है, उन्होंने अपनी जुबान तक नहीं खोली है। न्यूज कैसे आया मुझे समझ में नहीं आया। पूरी 4 घंटे की मीटिंग में नरेंद्र भाई ने एक शब्द नहीं बोला। सच बात यह है कि जो भी पार्टी आती है आम जनता के लिए आती है, नीतियां तो जनता के लिए ही बनाती है।
अब उसमें कोई आगे सक्सीड कर जाता है, किसी की नीतियों में विजन लेस होता है, वो नहीं सक्सीड कर पाता है, किसी के राज में करप्शन इतना हावी हो जाता है कि बाकी विकास को रोक देता है। उसी की रामेश्वर जी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लाइन में हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी हुजूर आपसे बहुत देर कर दी। मैं मानता हूं, हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में है, वो विवाद उस पर असर भी डाल सकते हैं, मगर बड़ा सवाल ये कि जब राजनाथ सिंह ये बात कहते हैं कि भाई असल हमारा प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी नहीं है, तो क्या आप हकीकत से मुंह मोड़ते हैं? नहीं, अभिषेक जी ये बात सही है, हमसे हमारी जो लड़ाई होगी, अब कांग्रेस नीचे जा रही है, कांग्रेस तो अभी केंद्र में है, तो इसको कैसे नहीं हम प्रतिद्वंदी माने? कांग्रेस 206 सीटों को लेके आके इसको हम कैसे इंकार कर सकते हैं? हम भी राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, बाकी जयललिता जी उधर है, ममता जी उधर है, जेडीयू की सरकार वहां, जो हमारे प्रतिद्वंदी है उनसे तो लड़ाई हो गई। हालत ये हो गई है कि अब कांग्रेस से लड़ाई मुझे नहीं लेकर के होगी, अब लगता है रीजनल पार्टियों की तरफ लड़ाई शिफ्ट हो जाएगी। सच्चाई ये हो रही है, ये कहां इनकार कर सकते हैं? किसी विरोधी को हल्के से नहीं लेना चाहिए। चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा सरकार है, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला जुड़ गए हैं काफी देर बाद। सुरजेवाला साहब, स्वागत है आपका। सुरजेवाला साहब, अभी चर्चा हो रही थी राहुल के भाषण की, मगर अहम सवाल ये, राहुल का लहजा ऐसा क्यों होता है कि गंजों को कंगी बेची जा रही है? 10 साल सरकार आपकी थी, राहुल ऐसा क्यों बात करते हैं जैसे कोई थर्ड पर्सन में बात कर रहा है? सरकार आपकी थी, समस्याएं आपकी थी, हमेशा एक आउटसाइडर की तरह बात करने की कोशिश राहुल गांधी क्यों करते हैं? अभिषार, मैं आपकी, क्योंकि मुझे लगता आज ऑडियो लिंक नहीं हो पा रहा था, मैं पर आपकी डिबेट सुन रहा था। मेरे मित्र जो हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से, उनकी टिप्पणियों को भी 3 बातें बड़ी स्पष्ट राहुल जी के भाषण से आज उभर कर आई। उन्होंने एक नई उमंग, एक नई शक्ति, एक नई ताकत और एक नए रास्ते का संचार करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहा। 3 बातें कहकर, नंबर 1, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जहां आरटीआई और लोकपाल बिल कांग्रेस ने बनाया है, 6 बिल और हैं जो इस समय संसद में पारित होने बाकी। सुरजेवाला साहब, सुरजेवाला साहब, राहुल गांधी ने क्या कहा पूरी देश जानता है। वो सारे सुरजेवाला साहब प्लीज, सुरजेवाला साहब, राहुल गांधी जी ने क्या कहा हम जानते हैं, अभी अभी हमने पूरी रिपोर्ट बताई, आप उसे दोहराइए मत। मेरा सवाल यह है, अगर वो ये कहते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतनी आस्था जताते हैं, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर सवाल उठाने का काम भी तो उन्होंने किया था, जैसे स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने आलोचना की थी विधेयक को फाड़ने की बात कह के। तो हम दोहरे मापदंड महसूस कर रहे हैं राहुल गांधी के लहजे में। सीधा सवाल सीधा जवाब। मैं इसका बिल्कुल सीधा जवाब है। अगर राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक तंत्र बनाने की बात करते हैं, दागी नेता जिस पर सारे राजनीतिक दल सहमत थे समेत मेरी पार्टी के, राहुल गांधी जी ने लीक से हटकर कहा नहीं, दागी नेताओं के बारे में उनको राजनीति की गंगा जमुना से हमें अलग रखना है, और उन्होंने सरकार को पुनर्विचार करने पर और सब राजनीतिक दलों को अपने स्टैंड पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। इसमें गलत क्या है? अगर राहुल गांधी श्री अन्ना हजारे तक पहुंचकर लोकपाल बिल कहां पास करवाने की पहुंचेगा, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर रणदीप आप मुझे बताइए, रणदीप मुझे आप एक बताइए, राहुल गांधी हमेशा लेट क्यों हो जाते हैं? अभी चर्चा यही हो रही थी, आप 2011 में अगर पहुंचे अन्ना हजारे के मंच पर तो बात कुछ और थी। निर्भया पे हमने आपको नहीं देखा, आपने उन्हें कहीं पर भी। तो सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी हमेशा लेट क्यों होते हैं? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। Because he is too busy, I believe, having fun. महिलाओं और बच्चों पर जो यौन आक्रमण हुआ और निर्भया केस के बाद वो पूरा कानून कौन लेकर आया? संसद से किसने पारित करवाया? आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल जी उसी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। रणदीप जी, मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि रणदीप जी काफी देर तक जुड़े, वक्त मेरे पास इतना ही था।
मगर जैसे कि हमने कहा, राहुल गांधी के इस भाषण की गूंज भी आने वाले दिनों में सुनाई देती रहेगी और कांग्रेस से हम लगातार बातचीत जारी रखेंगे। हमारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया।